हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए बेटा, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, थर्ड चैप्टर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक बेटा, ये आपका न्यू चैप्टर है। ठीक, चैप्टर नंबर थर्ड। इससे पहले हम लोगों ने सॉल्यूशन कवर किया था, उसके न्यूमेरिकल्स, जितने भी न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से हेडिंग्स थी, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, सारी चीज़ें कवर की वन पॉइंट टू पॉइंट। आज का जो लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो अगर आपको यहाँ पे क्लियर हो गए इस चैप्टर में, तो आगे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर ना? तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कोर्स, मतलब पूरी मेहनत के साथ पढ़िए। ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स मेनली, मतलब ये है कि सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, तीनों में से न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं से तो आना ही है। तो ये तीनों चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री की, ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। इवन एग्जामिनर वाइबा के टाइम पे भी आपसे इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करें तो नीट लेवल पे इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपका चैप्टर नंबर थर्ड, क्लास 12th। ठीक ना बेटा? चलिए देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले तो हमें वो समझना होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें स्टडी क्या क्या करना है। ठीक, या फिर केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस, या फिर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन सब चीज़ों का स्टडी किया जाता है। बेसिकली उसी ब्रांच को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। यहाँ पे दो चीज़ वर्ड मतलब समझिएगा, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है होता है इलेक्ट्रिसिटी, करंट। ठीक, फ्लो ऑफ चार्ज। और केमिस्ट्री, इसका मतलब केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लोएशन मतलब करंट। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉपरली फिजिक्स इन्वॉल्व होती दिख रही है। ठीक ना? तो इस दो वर्ड का मतलब से ये समझ में आता है। रही बात सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो हमें ये चीज समझना होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपकी स्क्रीन पे आपको डेफिनेशन दिख रही है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिखा हुआ बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए क्या लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होना फ्रॉम द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग ए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। एक स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कराना। एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें दो चीज यहां पे अच्छे से समझनी होगी, एक तो आपका स्पॉन्टेनियस और एक नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर ना बेटा? दो चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये तो बात थी इसकी डेफिनेशन की कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं। ठीक ना? तो ये ध्यान रखना, केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में आप स्टडी करोगे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किस प्रोसेस से, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से जो एनर्जी रिलीज होगी उसका यूज करके। क्लियर ना? चलिए जरा फोकस करिएगा इधर, ध्यान सुनिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सबसे पहली हेडिंग होगी बेटा वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन सी सेल बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब ये क्या चीज है ध्यान समझना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट इज अ डिवाइस, it is a device which is responsible for interconversion of chemical energy and इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
ध्यान समझिएगा बेटा, क्या कह रहा है, इट इज अ डिवाइस, एक टाइप की डिवाइस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नॉट इनटू, ध्यान रखिएगा यहां एंड लिखा हुआ है, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी चेंज कर सकते हैं। देखो यहां लिखा है इंटर कन्वर्जन, क्लियर ना। तो यहां पे एक चीज हम समझ सकते हैं कि केमिकल एनर्जी से कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होगी बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्लियर ना बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आपको पता है ये रिवर्सिबल साइन है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाई जा सकती है और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक टाइप की डिवाइस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां पे मैंने इनटू नहीं लिखा है, इनटू लिखने का मतलब स्पेसिफिक एक डायरेक्शन में होता कि पर्टिकुलर इसमें चेंज होगा, क्लियर ना। तो इस चीज को अच्छे से नोट डाउन करिएगा, डेफिनेशन पे फोकस करिएगा कि इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्लियर ना बेटा। चलिए, इसका मतलब एक चीज यहां पे और क्लियर होती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो चीजें होती हैं, दो डिवाइस और होती होंगी, एक डिवाइस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रही है और एक डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करेगी बेटा, केमिकल एनर्जी में, गॉट इट। यहां पे दो होंगे जरूर ऐसे कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते होंगे। आई बात समझ में। चलिए देखते हैं क्या चीजें हैं वो, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देखें तो आपको पता है इसमें दो आपको पार्ट मिलेंगे, दो पार्ट आपको मिलेंगे। एक होता है बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कौन सी सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और एक कौन सा होता है बेटा, गैल्वेनिक सेल, कौन सा, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, इसी को वोल्टिक सेल भी कहते हैं, ठीक। अब आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आपका इस देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो डिवाइस हुई, गैल्वेनिक सेल और कौन सी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम क्या होता है, मेरी बात ध्यान समझना बेटा, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कैसे, मेरी बात ध्यान समझिएगा। ये आपने देखा होगा सेटअप, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। ये आप दो इलेक्ट्रोड लगाते हो, कैथोड और एनोड, इसको आप बैटरी टर्मिनल से जोड़ते हो, ठीक ना बेटा, बैटरी टर्मिनल से आप इसको जोड़ देते हो, इसको आप कैथोड बोलते हो और ये आप इसे बोलते हो एनोड, ठीक ना बेटा। और इसमें एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है, वो इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए ए बी है। जैसे ही आप यहाँ से करंट पास करोगे इस सोर्स से, बैटरी से, ये इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा, बनेगा आपका ए प्लस और बी माइनस। अब आप ये समझ लीजिए, जब आपने करंट यहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से स्विच ऑन किया तो कौन सी एनर्जी आपने सॉल्यूशन में ट्रांसफर की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बताओ वो चेंज किस में हो रही है, केमिकल एनर्जी में। केमिकल्स का डिसोसिएशन हो रहा है, वो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहे हैं। अब डिपेंड ये करता है कि वो स्ट्रांग है या वीक है, वो भी आगे चल के डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट कहते किसे हैं और कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्लियर ना। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपको कैथोड एनोड और यहाँ से आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई, मतलब पहले आपने जो एनर्जी की सप्लाई दी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, वो आगे चल के चेंज हुई केमिकल एनर्जी में, क्लियर ना बेटा, वो केमिकल एनर्जी में चेंज हुआ। अच्छा, मेरी बात ध्यान समझना। तो एक चीज यहां पे कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, ठीक। आगे देखो दूसरी चीज, दूसरा मेन कॉन्सेप्ट, अगर हम बात करें यहां पे दूसरे पॉइंट की, तो आप ध्यान रखना इसमें जो प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। कौन सी होगी बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब ये प्रोसेस आपके कंट्रोल में होगी, ये प्रोसेस आपके कंट्रोल में, आप जब चाहो इस प्रोसेस को अपने कंट्रोल, अपने अकॉर्डिंग वर्क करा सकते हो। आपको स्विच ऑफ स्विच ऑन करना ही करना, मतलब आप कर सकते हो, ठीक ना। इस बैटरी का सोर्स हम ऑफ कर सकते हैं, प्रोसेस बंद हो जाएगी। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक ना, ये हमारे अकॉर्डिंग वर्क कर सकती है।
दूसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ें तो आपको पता है इसमें जो आपका इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड, अगर हम इस इलेक्ट्रोड की बात करें तो कैथोड पे यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जनरली आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे निगेटिव चार्ज होता है। ऐसा आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें वहीं पे गैल्वेनिक सेल की, तो पहला पॉइंट क्या होगा, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देगा। क्लियर ना? तो ध्यान रखिएगा ये जो प्रोसेस है इसमें केमिकल एनर्जी जो यानी आपने जो एपरेटस यूज किए, जो केमिकल्स यूज किया है, उनसे जो एनर्जी रिलीज होगी उसका यूज करके प्रोडक्शन कराया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल रहे थे। यानी इस चैप्टर में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रेफर किया जाता है वो गैल्वेनिक सेल है। ठीक, तो गैल्वेनिक सेल में क्या है कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट, ये प्रोसेस अगर एक बार स्टार्ट हो गई तो ये प्रोसेस फिर स्टॉप तब तक नहीं होगी जब तक प्रॉपर्ली वो कंज्यूम नहीं हो जाता वो केमिकल्स पूरी तरह से कंज्यूम होगा, ये प्रोसेस ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारे कंट्रोल में था, हम स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकते थे। यहाँ पे सेटअप एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद, प्रॉपर न्यूट्रलिटी मेंटेन होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का फ्लोएशन शुरू होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, तो फिर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कंडीशन में होगी, फिर स्टॉप नहीं जब तक पूरी तरह से कंज्यूम ना हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हम दूसरा पॉइंट समझेंगे, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ध्यान रखना ये डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपने पढ़ा कि कैथोड पे सर निगेटिव चार्ज है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे कैथोड पे बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक ना, और एनोड पे आपका निगेटिव चार्ज होता है। कैसे निगेटिव चार्ज आएगा वो भी डिस्कस करेंगे अभी। ठीक, निगेटिव चार्ज होता है। क्लियर ना बेटा? तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये कुछ डिफरेंसेस हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल साइंटिस्ट का नाम था गैल्वेनी, ठीक, और एक नाम था वोल्टा। आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, वोल्टा, वोल्ट यूनिट होती है पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट होती है वोल्ट। तो वोल्टा और गैल्वेनी इन दोनों ने मिलकर इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। ठीक, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया वोल्टिक सेल वोल्टा के नाम पे, और गैल्वेनी रखा गया गैल्वेनिक के नाम पे। ठीक ना? तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल जैसा आप चाहो, डैनियल सेल भी, ठीक, तो इसे हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट डिफरेंस और मिलेंगे, वो आगे चल के हम स्टडी करेंगे, डोंट वरी, परेशान मत होइएगा। यहाँ पे हमें डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी, यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव में होगा, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये आगे चल के हम पढ़ेंगे सेपरेटली, उसका अलग से हेडिंग है, उसके लिए परेशान मत होइएगा। ये जो मेन पॉइंट्स है उसको मैंने डिस्कस किया, आगे अभी और भी पॉइंट डिस्कस करेंगे, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। क्लियर ना? और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, स्पेशली सेकेंड पेपर में फर्स्ट चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। अगर वो चैप्टर आपको अच्छे से आता है, उसका बेसिक आपको पता है, तो इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम्स बहुत कम होंगी। ठीक ना बेटा? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काफ़ी ज़्यादा रोल है। ठीक, तो वो चीज़ अगर आपको नहीं आती है मैं बेसिक से बताऊंगा, यहाँ से समझिएगा। अदरवाइज एक बार आप एनसीईआरटी क्लास 11 सेकेंड पेपर फर्स्ट चैप्टर जरूर रीड करिएगा, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो चलिए आगे देखते हैं, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा जो डिफरेंसेस हैं इसमें। ठीक ना बेटा? आगे चलें। ठीक बेटा, देखिए आगे हम बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म की। टर्म्स क्या हैं जरा वो देख लेते हैं। ये तो बात थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर ना? अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट।
क्या चीज़ बेटा? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, ये बेसिक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, फिर हम गैल्वेनिक सेल पे फोकस कर पाएंगे अच्छे से। ठीक, आपने नाम सुना है कंडक्टर और इंसुलेटर, और इन दोनों को अच्छे से समझने के लिए आपने पढ़ा है फ्री इलेक्ट्रॉन। जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो करंट को फ्लो करा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं कंडक्टर। और जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इंसुलेटर। क्लियर ना? तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ठीक, इलेक्ट्रोलाइट आर द आयनिक सब्सटेंस विच एक्सिबिट कंडक्टेंस इन द डिसॉल्व और मॉल्टन स्टेट। मेरी बात ध्यान से समझना, डेफिनेशन मायने रखती है, आपको बेसिक पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट आर द आयनिक सब्सटेंस, अब ये एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है। सब्सटेंस विच exhibit conductance in the dissolve और मॉल्टन स्टेट। ध्यान रखिएगा, सॉलिड स्टेट में नहीं करेगा बेटा, ये चीज ध्यान रखिएगा। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी नहीं शो करते, उनको आयनिक फॉर्म में आना ही पड़ेगा, और उसके लिए उनको डिसॉल्व स्टेट, एक्वस स्टेट या फिर मॉल्टन स्टेट में ही रहना होगा। क्लियर ना? तो इलेक्ट्रोलाइट आर द आयनिक सब्सटेंस विच एक्सिबिट कंडक्टेंस इन द डिसॉल्व और मॉल्टन स्टेट। मेरी बात ध्यान रखिएगा, ये चीज़ की परफेक्ट डेफिनेशन है। अब अगर हम बात करें, एक पॉइंट यहाँ पे नोट करके हम लिख सकते हैं, ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा थोड़ा लेट हो गया लेक्चर को मतलब कंप्लीट करने में, उसके लिए सॉरी। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं इसे, ऑल इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट आयोनाइज to the same extent in solution। ठीक ना बेटा? सारे इलेक्ट्रोलाइट ऐसा नहीं मतलब आयोनाइज होंगे पूरी तरह से। और एक चीज ध्यान रखना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव ही नहीं करेंगे, वो कौन से होंगे बेटा? आपके शुगर, ठीक, यूरिया, ग्लूकोज। तो अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे, तो आप ध्यान रखना शुगर, यूरिया, ग्लूकोज। शुगर में आपका सुक्रोज की बात हो रही है, ग्लूकोज हो गया आपका यूरिया, ये आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट में इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर ना बेटा? इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे देखते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चले बेटा, चलिए। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट को डिवाइड करें, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा बेटा। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक ना बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या इसमें पॉइंट होगा? ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा सॉल्यूशन में, जबकि ये पार्शियली आयोनाइज होगा, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। ठीक ना? देखो, द इलेक्ट्रोलाइट विच आर ऑलमोस्ट और कंप्लीटली कर सकते हो, कंप्लीटली डिसोसिएटेड into ions
इन सॉल्यूशन, ठीक, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान रखना ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा, मतलब जितने हाइड्रोजन आयन होंगे सारे लॉस कर देगा या कंप्लीटली मैक्सिमम लॉस करेगा। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सॉल्ट में एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, NaCl, KCl, ठीक ना बेटा। एसिड में बात करें तो कौन से होंगे, H2SO4, HCl। अगर हम बेस में बात करें तो कौन से होंगे, NaOH, KOH। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। अगर वहीं पे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं जो पार्शियली आयोनाइज होगा, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे। द electrolyte which do not completely ionize in solution, ये पार्शियली आयोनाइज होंगे बेटा। अच्छा ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल अगर हम एसिड की बात करें तो CH3COOH, क्लियर ना, ये एसिड में एसिटिक एसिड। कार्बोनिक एसिड भी आपका पार्शियली आयोनाइज होता है, वीक एसिड है ये, ठीक। अगर और एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो आपका NH4OH वीक बेस में है, ठीक ना बेटा। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो HgCl2, ठीक, ZnCl2 सॉल्ट नेचर में, ये सब वीक हैं, पार्शियली आयोनाइज होते हैं। आगे बात समझ में, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोलाइट में दो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक कौन सा होता है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए सॉल्यूशन में वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो पार्शियली आयोनाइज होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्लियर ना सबको यहाँ तक? आगे चलें, अच्छे से नोट डाउन करिएगा इसको। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। चलिए बात करते हैं गैल्वेनिक सेल, ठीक ना बेटा। आपका जो मेन टॉपिक है गैल्वेनिक सेल, रफ कर दें इसको बेटा। ओके बेटा, देखो गैल्वेनिक सेल या फिर इसे वोल्टिक सेल भी कहते हैं बेटा, वोल्टिक सेल, ठीक ना बेटा। अब देखिए इसमें क्या क्या प्रोसेस है। आपने क्या किया, दो बीकर आपके पास हैं प्रॉपर, ठीक। मैं आपको अभी स्क्रीन पे इसका फिगर भी दिखाऊंगा प्रॉपर, डोंट वरी। यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रोड लगाया, लेक्चर अच्छे से अटेंड करिएगा प्रॉपर, ठीक। यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रोलाइट। अब एक चीज़ याद रखना बेटा, हमेशा जिसका जिस मेटल का इलेक्ट्रोड है उसी का इलेक्ट्रोलाइट होगा। जिस मेटल का इलेक्ट्रोड है उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। आगे बात समझ में, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये है आपका जिंक इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड है बेटा, ठीक। अब ये जिंक इलेक्ट्रोड है और ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड। कौन सा बेटा, कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक। अब हमें ये चीज़ कंफर्म करना है इसमें एनोड कौन सा, कैथोड, वो भी डिटरमाइन कर लेते हैं। पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे इसे बोलते हैं ZnSO4, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है बेटा इसे बोलते हैं CuSO4, ठीक बेटा, ठीक। दोनों आपने बना लिए, इसको जोड़ दिया हमने वोल्ट मीटर से। किससे जोड़ दिया, वोल्ट मीटर से, ठीक ना बेटा। अब मेरी बात ध्यान समझना, अब आपको ये कंफर्म करना है एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। मेरी बात ध्यान समझिएगा,
जिंक और कॉपर में ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होता है? जिंक। जिंक के पास टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, जिंक के पास टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, और कॉपर के पास टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, क्योंकि जिंक ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो जो आपको पता है, एक नोट डाल के कॉपी में ऊपर साइड में लिखिएगा, आपको पता है ऑक्सीडेशन कह रहा हूँ, एनोड और कैथोड कहते किसे हैं? अगर परफेक्टली अगर आपसे कोई डेफिनीशन पूछे, मान लीजिए वाइवा के टाइम पे आपसे पूछा जाए व्हाट इज एनोड, तो आप क्या लिखोगे? वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो, मतलब जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनोड। कैथोड किसे बोलेंगे बेटा? वेयर रिडक्शन टेक प्लेस, वेयर रिडक्शन टेक प्लेस, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? कैथोड। ध्यान रखिएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा हो तो उसे हम क्या बोला जाता है? कैथोड। तो ये नोट डाल के कॉपी के साइड में कहीं पे इसको नोट करिएगा, व्हाट इज एनोड एंड व्हाट इज कैथोड, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है वो ये है। आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं। आपको पता है जिंक और कॉपर में ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपका जिंक है, तो भैया जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अगर जिंक लॉस करेगा तो जिंक कैसा बिहेव करेगा बेटा? एज अ एनोड। कैसा बिहेव करेगा? एनोड। तो कॉपर कैसा बिहेव करेगा बेटा? कैथोड। कैसा करेगा? कैथोड। एक चीज़ तो कवर हो गई कि सर एनोड कौन है, कैथोड कौन है। क्लियर है ना सबको? चलिए अब अभी ये सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिकल सोर्स अप्लाई नहीं किया है, कोई बैटरी कोई ऐसा अपरेटस नहीं दिया है कि इनको कहीं से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है। मैंने केवल केमिकल्स कंपोनेंट रखे और सबको सेटअप प्रॉपर जोड़ा जा रहा है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड कंफर्म हो गया, एनोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड है, आपने सॉल्यूशन ले लिया। क्लियर। अब मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा रहा हूँ बेटा, आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में कि ZnSO4 है ये, ठीक, और ये आपका CuSO4 है। थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, डोंट वरी, कहीं साइड में लिख देंगे उसको। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये ZnSO4 है। आप समझने के लिए आप मत लिखिएगा, ये CuSO4 है, ठीक। मेरी बात ध्यान समझना। ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ में क्या होगा? जो जिंक सॉलिड फॉर्म में है, जिंक सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रोड, ठीक, ये ZnSO4 सॉल्यूशन है, ये जिंक सॉलिड फॉर्म में क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जैसे ही लॉस करेगा कौन सी स्टेट में आ जाएगा बेटा? एक्वस। कितने चार्ज आ जाएंगे? +2। मेरी बात ध्यान समझना, ये स्टेट आपको जरूर शो करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आपको स्टेट शो करना कंपलसरी है। ये सॉलिड है, जब इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, आयनिक फॉर्म में आया, तो कौन से स्टेट में आएगा? एक्वस स्टेट में। अब देखो, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो Zn2+ कहाँ आ जाएगा? एक्वस अंदर। और इलेक्ट्रॉन कहाँ डिपॉजिट होगा बेटा? इलेक्ट्रोड पे। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब इस पे डिपॉजिट होना शुरू होगा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस। अब बताओ एनोड पे कौन से चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा? माइनस का। अभी हमने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल में एनोड पे निगेटिव होता है, कैथोड पे पॉजिटिव होता है। तो जब ये जिंक यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आके डिपॉजिट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाना है कॉपर की तरफ। तो Zn+2 मतलब एक्वस, वो कहाँ आएगा? सॉल्यूशन में। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लोएशन शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में? तो जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो ऑक्सीडेशन हाफ। दूसरा है रिडक्शन हाफ। ये चीज़ आपने क्लास 11th में रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ी है, ठीक। रिडक्शन हाफ में क्या होगा? ये CuSO4 टूटा होगा बेटा, CuSO4 टूटेगा Cu2+ और SO4 डबल माइनस में। अगर ये जो Cu2+ है, जो एक्वस अभी इसी सॉल्यूशन में है, अगर उसको Cu2+ कौन सी स्टेट? एक्वस। अगर यही 2 इलेक्ट्रॉन इसको वापस, प्लस मतलब क्या होता है? लॉस करना। अगर यही 2 इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाए, भैया अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, तो बताओ कॉपर कौन सी स्टेट में आ जाएगा? सॉलिड। आई बात समझ में? तो कॉपर कौन से स्टेट में आ जाएगा? सॉलिड। तो एनोड पे, यहाँ कैथोड पे कौन सा चार्ज होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया रिडक्शन हाफ, ये आपका आ गया कॉपर सॉलिड में।
तो ये पर्टिकुलर अगर हम देखें तो इस चीज़ की एक रिएक्शन शो करनी होती है हमें इसमें गैल्वेनिक सेल में, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, ठीक ना। अब जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन गया कॉपर की तरफ, कॉपर एक्वस फॉर्म में था, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, चेंज हुआ सॉलिड फॉर्म में, क्लियर ना। अब सॉलिड फॉर्म में चेंज हुआ तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, करंट उसके कहाँ फ्लो करता है, अपोजिट डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। आई बात समझ में। अब देखो अभी ये प्रॉपर मेंटेन नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं है ये, ठीक। तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक यू शेप की एक ट्यूब लगाई जाती है। यू शेप की ट्यूब लगाएंगे, उस यू शेप की ट्यूब को हम बोलते हैं बेटा सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्ट ब्रिज, ठीक। सॉल्ट ब्रिज कंटेन, आप ध्यान रखिए इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट, मतलब पूरे सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कौन से इलेक्ट्रोलाइट होंगे, KNO3, KCl, NH4Cl, ये इसके एग्जाम्पल्स है बेटा। ये इलेक्ट्रोलाइट इसमें प्रॉपरली फिल होते हैं, मेरी बात ध्यान समझिएगा, ठीक। अब आपको पता है यहाँ पे KCl, ठीक, KCl मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट, अगर एक यहाँ पे केमिकल होता है उसका यूज़ किया जाता है इसको प्रॉपर कंप्लीट करने के लिए। एग्जाम में आपसे सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन पूछा जाता है, ठीक। एग्जामिनर भी आपसे पूछता है सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, प्लस आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, मेरी बात ध्यान समझिएगा। अब ये आपने लिख लिया ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, प्रॉपर आपको शायद बोर्ड पे दिख रहा है बेटा, आप समझ पा रहे हो। अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन निकालूं, नेट रिडॉक्स रिएक्शन, तो आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होने चाहिए, रिएक्शन तब बैलेंस मानी जाती है। तो आपका जिंक आ जाएगा Zn सॉलिड, रिएक्टेंट एक साइड, Cu2 प्लस एक्वस गिव्स आउट, क्या लिखोगे, Zn2 प्लस एक्वस और प्लस Cu सॉलिड, क्लियर ना बेटा। तो ये आपकी नेट रिडॉक्स रिएक्शन है, ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट करिएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आपने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया जो एनोड की तरफ बिहेव कर रहा था, कॉपर कैथोड की तरह, उस कैथोड पे पॉजिटिव था, यहाँ पे निगेटिव था। अब सुनिए, जब ये जिंक अपने इलेक्ट्रॉन देना शुरू होगा, सॉलिड से एक्वस फॉर्म में आएगा, तो आपको पता है कॉपर इसके कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लीस्ट रिएक्टिव है, हो सकता उतनी तेजी से वो इलेक्ट्रॉन गेन ना करे, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा तो आपको पता है सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन तो भाई बनाता जा रहा है, सॉल्यूशन में किस चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, प्लस का। अब प्लस का इधर ज़्यादा हो जाएगा, इधर कम होगा निगेटिव, तो आपको पता है ये इक्विलिब्रियम मतलब न्यूट्रलिटी को नहीं शो कर पाएंगे, जिसके लिए हमने क्या लगाया, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में हमने क्या रखा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या करेंगे, ये टूट जाएंगे पॉजिटिव और निगेटिव में। जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में होगा, ये निगेटिव चार्ज इधर की तरफ मूव करेगा और इस पॉजिटिव्स के साथ कंबाइन होकर उसको न्यूट्रल कर देगा। और अगर इधर निगेटिव चार्ज एक्सेस में आता है तो इधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर जाएगा, मतलब अपोजिट चार्ज मूव करेगा और सिस्टम को न्यूट्रल बना के रखेगा। आ गया समझ में। तो सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन जो होता है, बोथ साइड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना, चार्जेस इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होने चाहिए। क्लियर है ना बेटा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और दूसरी बात, ये तो हो गया सॉल्ट ब्रिज, अभी हम डेफिनेशन वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे, डोंट वरी, परेशान मत होइएगा, ठीक। ये आपका हो गया फिगर, ये एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आपको पता है ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। राइट साइड आपने किसको लिखा है, कैथोड को, लेफ्ट साइड किसको लिखा आपने, एनोड को। लेफ्ट साइड आपने लिखा किसको बेटा, एनोड को। इसको मैं रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट लेके पहले लिख लीजिएगा, उसके नीचे लिखिएगा जो मैं अब लिख रहा हूँ, ठीक, जो मैं अब लिख रहा हूँ उसके नीचे लिखिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एक नोट आप लिख सकते हो। नोट क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, लोन, ये बैंक वाला लोन नहीं है बेटा। L फॉर होता है लेफ्ट, O फॉर
और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। कौन सा बेटा, निगेटिव। तो लेफ्ट साइड में वो इलेक्ट्रोड जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे एनोड बोलेंगे और इस पे कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव। तो ध्यान रखना ये जो फिगर है एज इट इज बनना चाहिए, लेफ्ट साइड ही जिंक होना चाहिए, लेफ्ट साइड आपका ऑक्सीडेशन वाला कंपोनेंट्स यानी एनोड ही रहेगा। तो इस चीज को याद करने में आपको आसानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, अब जरा देखो, ये तो आपने हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आपसे एक्सप्लेनेशन में पूछी जाती है वो फोकस करते हैं। आप फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक ना बेटा। ओके बेटा, देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है गैल्वेनिक सेल। ठीक, गैल्वेनिक सेल का फिगर आपको प्रॉपर दिख रहा है, देख लीजिए। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर से दिखाया गया है, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। ZnSO4 को वाइट विट्रॉल बोला जाता है, देखिए वाइट कलर से आपको दिख रहा है। सॉल्ट ब्रिज दिख रहा होगा, उसके नीचे KCl लिखा हुआ है। फिर नीचे एक रिएक्शंस लिखी है, एनोड एंड कैथोड। एनोड देखिए उसके नीचे ऑक्सीडेशन, नेगेटिव चार्ज, कैथोड रिडक्शन, पॉजिटिव चार्ज स्टो किया जा रहा है। क्लियर ना बेटा, ये तो हो गई बात फिगर की। अब बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल में ये हो गया फिगर। अब देखो आपकी स्क्रीन पे आपको प्रॉपर दिख रहा है जो आपको राइट करना है अपनी कॉपी में। सेल एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस और रिएक्शन and it is converted to electric current. For example, Daniell cell is a galvanic cell. ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट जो लिखा हुआ है, इस पॉइंट से पहले मेरी बात ध्यान समझना बेटा। रक्षा, भूमि साहू, नैन्सी, मुस्कान, जो भी आप लोग देख रहे हो बेटा, मैं सबके नाम नहीं मुझे याद है अभी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बट आप में से जो भी लोग देख रहे हो, इस पॉइंट से पहले एक पॉइंट आपका NCERT में लिखा हुआ है। ठीक, NCERT में है, वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, उसको पहले लिखिएगा। फिर आपका सेकंड पॉइंट होगा जो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, यहाँ से सेकंड पॉइंट, डैनियल सेल इज अ गैल्वेनिक सेल इन विच जिंक एंड कॉपर आर यूज्ड फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन टू टेक प्लेस। ये आपका सेकंड पॉइंट होगा। क्लियर ना बेटा। उसके बाद देखिए ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, रिएक्शन लिखी है, आपने फिगर के नीचे लिख दिया है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं आपको यहाँ पे शो करने की। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप, देखिए आपकी स्क्रीन पे ही दिख रहा है सब कुछ। जिंक इज द रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पे, एंड Cu2+ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको भी अच्छे से नोट डाउन करिएगा। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट है, द हाफ सेल इज आर नोन एज इलेक्ट्रोड। जो आपने हाफ सेल, दोनों साइड बीकर आपने दिया है, एक साइड हाफ सेल, दूसरी साइड हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ इज नोन एज एनोड, जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है, एंड द रिडक्शन हाफ इज कॉल्ड कैथोड। एंड लास्ट, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ध्यान रखना मेरी बात, एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेगा। नेक्स्ट देखो आपको दिख रहा है सॉल्ट ब्रिज, एक बहुत अच्छा बेहतरीन फिगर भी आपको दिख रहा होगा बेटा। फिगर में देखिए यू शेप की ट्यूब दिख रही है, ऊपर वोल्ट मीटर लगा है, एक साइड ब्लू विट्रॉल, एक साइड वाइट विट्रॉल रखा हुआ है। ये जो स्टेटमेंट है इसको आप पढ़िएगा अच्छे से, आपको सारी चीज़ें यहाँ से समझ में आ जाएंगी। क्लियर ना। 3 पॉइंट्स लिखे हैं, 3 पॉइंट्स में सॉल्ट ब्रिज क्या है, किसे कहते हैं, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट। तो आप बेसिकली सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट आपका फंक्शन में आपको नेक्स्ट आगे मिलेगा। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, सॉल्ट ब्रिज कंटेन अ जेल in which an inert electrolyte like Na2SO4 और KNO3 ETC are mixed। अगर यहाँ पे एक जेल होता है, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी स्ट्रीम से स्टूडेंट अच्छे से जानते होंगे अगर किसे कहते हैं। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पे फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो देखो लिखा हुआ है 2 फंक्शन। ये फंक्शन याद रखिएगा बेटा, इट इज अलाउड टू द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अदर विदाउट मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन। दोनों में मिक्स हुए बिना ये मूवमेंट ऑफ आयंस को अलाउ करते हैं। सेकेंड, इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन इन द 2 हाफ सेल्स। दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। ये पॉइंट्स याद रखना बेटा, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन। क्लियर ना। लास्ट नेक्स्ट आपका सेल डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो जरा फोकस करिए। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, देखो जिंक सॉलिड चेंज किस में हुआ था बेटा, Zn2+। इस हेडिंग के बाद ही इसको लिखना है, और किस में है ये, एक्वस में। ठीक ना। अब यहाँ पे 2 लाइन आप ड्रॉ करोगे, फिर आप क्या लिखे थे आप, Cu2+ रिएक्टेंट में था, किस में चेंज हुआ था, Cu सॉलिड में। ये एक्वस में है,
ये सॉलिड में चेंज हुआ था। तो ये जो आपने 2 लाइन लिखी ना बेटा, ड्रॉ किया है आपने, इसे बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज ये सिंबल है इसका, ठीक। और ये आपने बताया कि रिएक्टेंट में जिंक सॉलिड था, प्रोडक्ट में एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लॉस किया, रिएक्टेंट में कॉपर एक्वस फॉर्म में था, इलेक्ट्रॉन गेन करके सॉलिड में चेंज हुआ। तो ये आपका सेल प्रेजेंटेशन है, ये एज इट इज ऐसे ही आपको शो करना होता है, ठीक ना बेटा। तो ये सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट डाउन करिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप ये लेक्चर पूरा अटेंड कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 उसको सॉल्व करिएगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड उसमें 3 पॉइंट्स हैं, तीनों को आपको सॉल्व करके आपको जैसे भी एक्सप्रेस करना आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर रिप्लाई करिएगा। जो भी मेरे स्टूडेंट आप देख रहे हो, आप मुझे ये कंफर्मेशन मिलेगा एक अप्रिशिएशन मिलेगा कि आपने पूरा लेक्चर अटेंड किया बेटा। क्लियर ना। सबसे उम्मीद है कि आप जरूर रिप्लाई करेंगे कमेंट सेक्शन में कि आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक ना बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा, इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे बेटा। बहुत अच्छा चैप्टर है, मज़ा आएगा पढ़ने में इसको, ठीक। तो अपनी एक एनर्जी के साथ बने रहिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, ठीक। और जो भी क्वेरी होती है उसके लिए मैं सारी क्वेरी के लिए रिस्पॉन्सिबल, मैं आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करूंगा बेटा। जो भी क्वेश्चंस होते हैं सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगा पॉइंट टू पॉइंट, ठीक ना बेटा। तो अपना नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करिए, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। जल्दी ही नीट का डेट आएगा कि कब उसका फॉर्म, जल्दी ही उसकी डेट आएगी कब उसका पेपर होगा, कब उसका फॉर्म आएगा। तो डोंट वरी, जो लोग 12th अभी इस साल थे 12th में, उनका तो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, बट अपनी प्रिपरेशन फोकस ज़रूर करिएगा, उसको डिसकंटिन्यू मत करिएगा बेटा। और जो लोग 12th अभी प्रेजेंट टाइम में 12th में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। आप अच्छे से इस टाइम को अपना कवर करिए, आपके पास बहुत टाइम इस मतलब है सफिशिएंट टाइम, जिसमें आप 11th की भी चीज़ें, कई चीज़ें एक बार रिवाइज कर सकते हो कि जो आपका नीट का नेक्स्ट आप अपीयर हो गए नीट के लिए, तो आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। क्लियर ना बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा।